गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीपीसी का ऑर्डर 6 दैट इज़ प्लीडिंग्स जनरली के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑर्डर 6 का रूल 1 ये बोलता है कि प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। सो प्लीडिंग जनरली मीन्स प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे प्लेंटिफ की प्लीडिंग क्या होगी? प्लेंट। और डिफेंडेंट की प्लीडिंग क्या होगी? रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर्स हैं प्लेंट के रिगार्डिंग की, जो पर्टिकुलर रूल्स हैं कि प्लेंट कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर ऑर्डर 7 ऑफ द कोड। एंड रिटर्न स्टेटमेंट का क्या रूल होना चाहिए, क्या पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए, वो कहाँ दे रखा है? वो दे रखा है ऑर्डर 8 ऑफ द सीपीसी। तो ऑर्डर 6 ये बताता है कि जो प्लीडिंग के जो जनरल रूल्स हैं, ऑर्डर 6 रूल 1 टॉक्स अबाउट जनरल रूल्स ऑफ द प्लीडिंग के। जनरल रूल्स क्या होने चाहिए प्लीडिंग के, उसके बारे में बात करता है ऑर्डर 6 रूल ऑर्डर 6। सो वी कैन से दैट ऑर्डर 6 basically deals with the general rules of pleading, whereas particular rules of plaint has been discussed under order 7 and particulars of return statement has been discussed under order 8 of the CPC। अब ऑर्डर 6 का रूल 2 बोलता है कि pleading to state material facts not evidence। सो नाउ व्हाट इज मटीरियल फैक्ट? मटीरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है? मटीरियल फैक्ट मीन्स फैक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड फॉर सक्सीडिंग अ क्लेम और फॉर डिफेंस। मटीरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? जो वो फैक्ट्स जो कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को अपने क्लेम और डिफेंस को प्रूव करने के लिए बताए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मटीरियल फैक्ट्स। तो ऑर्डर 6 का रूल 2 ये बोलता है कि प्लीडिंग में आप सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स की बात करो, ठीक है, और एविडेंस की बात मत करो। सिर्फ आपको कंसाइज फॉर्म में, बहुत छोटे फॉर्म में मटेरियल फैक्ट की बात करनी है, ना कि एविडेंस की। फॉर एग्जांपल, कोई लेडी केस फाइल करती है रिगार्डिंग क्रुएलिटी, तो उसमें ये सिर्फ ये बताना है कि मेरे अगेंस्ट में क्रुएलिटी हुई है। उसके रिगार्डिंग जो एविडेंसेस है कि यहाँ पे इतने विटनेसेस थे, वहाँ पे ये था, फ़ोन आया, ऐसा कुछ हुआ, तो वो पूरा सीन, पूरा एविडेंसेस के बारे में वहाँ पे कुछ नहीं बताना है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपको मटेरियल फैक्ट में ये बताना है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका ब्रीच हुआ। ये नहीं बताना कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ था तो इन विटनेसेस ने साइन किया था, इनकी प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बारे में नहीं डिस्कस करना। तो रूल 2 ये बोलता है कि आपकी प्लीडिंग सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताएगी कंसाइज फॉर्म में, और एविडेंसेस के बारे में बात नहीं करेगी। सो जो ये मटेरियल फैक्ट्स हैं ये अलग अलग पैरा में होने चाहिए ताकि कोर्ट के लिए आसान रहे इशू सेटल करने के लिए। तो अलग अलग पैरा में होने चाहिए और इन पैराओं को कंसेक्यूटिव नंबर्स देने चाहिए, टाइम होना चाहिए, डेट वाइज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई फैक्ट है, जैसे 2000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 2005 में उसके रिगार्डिंग कुछ और चीज़ हुई थी, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस डेट लिखनी है, आपको 2000 वाली बात लिखनी है, फिर 2005 वाली बात लिखनी है, तो वो प्रीवियस डेट के अकॉर्डिंग फैक्ट चलते रहेंगे। सो हमने डिस्कस किया कि प्लीडिंग में भाई मटेरियल फैक्ट्स प्रूफ करने हैं। तो मटेरियल फैक्ट्स मैंने बताया कि मटेरियल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडा, ठीक है। और सेकंड होता है द फैक्ट और एविडेंस by means of which they are to be proved are called facta probentia and they did not to be stated in pleadings। तो मतलब हमें प्लीडिंग के अंदर फैक्टा प्रोबेंडा मेंशन करना होता है। फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब मटेरियल फैक्ट, फैक्टा प्रोबेंशिया मेंशन करना नहीं होता है, क्योंकि वो एविडेंस, फैक्टा प्रोबेंशिया का मतलब होता है कि वो एविडेंसेस जिसके माध्यम से मटेरियल फैक्ट प्रूव किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंशिया।
पर हमें हमारी प्लीडिंग में क्या प्रूव करना है, क्या मेंशन करना है, मटीरियल फैक्ट विच इज फैक्टा प्रोबेंडा। नेक्स्ट है रूल 3 दैट इज फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग विच टॉक्स अबाउट फॉर्मेट ऑफ प्लीडिंग कि कैसा फॉर्मेट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कोर्ट में सबमिट करना चाहिए। तो सीपीसी का अपेंडिक्स ए बताता है फॉर्मेट ऑफ द प्लीडिंग। तो उसके लिए अपेंडिक्स ए देखना पड़ेगा कि प्लेंटिफ जब अपनी प्लेंट फाइल करेगा तो उस फॉर्मेट को देखेगा, फॉर्मेट अपेंडिक्स ए में जो फॉर्मेट है उसको देखेगा। सेम डिफेंडेंट जब अपना रिटेन स्टेटमेंट फाइल करेगा तो अपेंडिक्स ए का फॉर्मेट देखेगा अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी। अगर कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर पार्टी इस बात की प्लीडिंग करती है कि उसके अगेंस्ट कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या फिर कोई भी इसके अलावा और कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर नेसेसरी है तो उसको कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग फुल डिटेल्स देनी होगी, जिसमें वो ये बताएगा कि उसके अगेंस्ट जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो कौन सी डेट को अराइज हुआ है, कौन से टाइम, क्या टाइम था उस टाइम पे, और कौन सी जगह, प्लेस, कौन सी जगह अराइज हुआ है और किस मैनर में उसके साथ फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन किस मैनर में उसके साथ वो प्रैक्टिस किया गया है। तो इन सिंपल रूल 4 ये कहता है कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट में कुछ भी केसेस होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के, फ्रॉड के या सिमिलर नेचर के, तो उसके अंदर उसको सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। सीपीसी का रूल 5 ओमिट हो चुका है, तो नेक्स्ट रूल है रूल 6। रूल 6 ऑर्डर 6 का रूल 6 ये बोलता है कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई केस लेके आना चाहता है किसी प्रोविज़न के अंडर, ठीक है। तो पर वो प्रोविज़न ये बोलता है कि पहले कोई कंडीशन फुलफिल होगी तभी कोई पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में केस लेके आ सकता है। दोबारा समझते हैं कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस लेके आना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न के अंदर। वो प्रोविज़न ये बोलता है कि पहले कोई कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप इस प्रोविज़न के अंडर केस ला सकते हैं, ठीक है। तो प्लेंटिफ अगर वो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस लेके आ सकता है। प्लस अगर प्लेंटिफ ने वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो अपनी प्लीडिंग दैट इज़ प्लेंट के अंदर ये मेंशन करेगा कि जो पर्टिकुलर प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट थी कंडीशन फुलफिल की वो मैंने कर दी है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि जो सीपीसी का सेक्शन 80 है वो ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस लेके आना चाह रहा है तो वो 2 महीने का प्रायर नोटिस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये किसी प्रोविज़न, ये सेक्शन 80 के प्रोविज़न की कंडीशन है। पहले प्लेंटिफ को वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बाद ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस लेके आ सकता है। साइमल्टेनियसली जब प्लेंटिफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस लेके आ रहा है तो उसको अपनी प्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्शन 80 के तहत जो रिक्वायरमेंट है 2 महीने का। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 6 का रूल 7 जो कि बोलता है डिपार्चर, मतलब कि पार्टीज़ ने कोर्ट में अपनी प्लीडिंग फाइल कर दी, मतलब प्लीडिंग फाइल हो चुकी है, मतलब प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल कर दी है और डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया है और कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया है उसके रिगार्डिंग, उस केस के रिगार्डिंग ट्रायल स्टार्ट हो गया है। इन बिटवीन पार्टीज़ को ये लगता है कि पार्टीज़ अपनी प्लीडिंग में न्यू फैक्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि जिसके बेसिस पे या तो वो एलिगेशन करना चाहता है अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट में या फिर डिफेंडेंट कोई न्यू फैक्ट लेके आना चाहता है जो कि वो एज ए डिफेंस यूज़ करना चाहता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में।
तो इस सिचुएशन जो कि जो प्रीवियस प्लीडिंग के जो फैक्ट्स हैं उनसे ये नए फैक्ट बिल्कुल नहीं मिल रहे, उनसे एकदम अलग हैं, ठीक है, ये नए फैक्ट लेके आए गए हैं। तो क्या वो ड्यूरिंग द ट्रायल इन फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं? तो जनरल प्रोविज़न तो ये है कि वो नहीं कर सकते, ठीक है, इन बिटवीन प्लीडिंग वो ऐसा नए फैक्ट्स ऐड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट पहले कब कर सकते हैं? पहले उन्हें कोर्ट में अमेंडमेंट टू प्लीडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और अगर उस एप्लीकेशन को सुनने के बाद कोर्ट उन्हें परमिशन दे देता है तो वो न्यू फैक्ट्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए है जो कि किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन क्लेम कर रहा है, किसी लैंड का पोजेशन क्लेम कर रहा है, किस बेसिस पे? सक्सेशन के बेसिस पे, ठीक है, और उसने प्लीडिंग में भी यही लिखा कि आई एम एंटाइटल्ड टू सक्सीड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ऑर्डर 6 का रूल 8 विच टॉक्स अबाउट डिनाइल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये रूल ये कहता है कि प्लेंटिफ अगर अपनी प्लीडिंग में, दैट इज़ प्लेंट में ये कहते किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, तो डिफेंडेंट उसे अपनी प्लीडिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो अब कोर्ट क्या समझेगा इसको? कोर्ट समझेगा कि ये डिनाइल फैक्ट्स का डिनाइल है कि कोर्ट में ऐसा कोई केस, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो वो फैक्ट्स का डिनाइल माना जाएगा, ना कि लीगैलिटी का डिनाइल माना जाएगा, ठीक है। तो केस में कोई भी पार्टीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्लीडिंग करती है और फिर अगर कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करती है तो कोर्ट इसमें क्या समझेगा कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को, जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स हैं उनको डिनाई कर रही है, ना कि लीगैलिटी को डिनाई कर रही है कि ऐसा कोई, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है। अगर ऐसा कुछ है, अगर पार्टीज़ को ये करना है, उसकी लीगैलिटी को डिनाई करना है, तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है या फिर इलीगल है। अगर ऐसा स्पेसिफिकली कोई पार्टी नहीं करती है, जैसे डिफेंडेंट ऐसा नहीं करता है, तो कोर्ट क्या माना जाएगा? मेयर डिनाइल क्या माना जाएगा कि भाई वो फैक्ट्स को डिनाई कर रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी को डिनाई कर रहा है। ऑर्डर नंबर 6 का रूल 9 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, मतलब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी अगर अपनी प्लीडिंग में कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा है जो उनकी मटेरियल फैक्ट है, जो प्लीडिंग के जो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के जो मटेरियल फैक्ट है उसमें काउंट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में उस डॉक्यूमेंट के बारे में कंसाइज फॉर्म में ऐड करेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत छोटे, बहुत कंसाइज फॉर्म में ऐड किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में। सेकेंडली, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि जो डॉक्यूमेंट है उनकी प्लीडिंग में, उनके केस में उस डॉक्यूमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, कंडीशन ऑफ द माइंड टू बी अलीज्ड एज ए फैक्ट। ये रूल यह कहता है कि एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है। प्लेंटिफ कोर्ट में गया डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस लेके, ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंटिफ ने क्या किया? केस फाइल कर दिया। यहाँ तक सही है। अब क्या हुआ कि अगर प्लेंटिफ को अगर इस चीज़ की नॉलेज है, ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया है, ये बात किसको पता है? प्लेंटिफ को अगर ये पता है कि जो डिफेंडेंट की इंटेंशन थी वो मेलिस थी, मतलब रॉन्ग इंटेंशन थी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, डिफेंडेंट ने जानबूझ के ये एक्ट किया है, मतलब यहाँ पे प्लेंटिफ को डिफेंडेंट का मेंटल स्टेट पता है कि मतलब ये चीज़ें उसने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से की है, या उसको नॉलेज थी डिफेंडेंट को, फिर भी ये एक्ट उसने जानबूझ के किया है। तो ऐसा प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेगा कि उसे डिफेंडेंट की जो मेंटल स्टेट थी
उसका पता था जिससे वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो वो जो अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी तो सिर्फ वो फैक्ट लिखेगा कि हाँ उसने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया है, उसको सर्कमस्टांसेस बताने की ज़रूरत नहीं है प्लेंटिफ को, कहाँ किया है कैसे किया है ऐसा नहीं बताने की ज़रूरत, बस इतना बताने की ज़रूरत है अगर उसे पता है कि डिफेंडेंट ने एक्ट जानबूझ के किया है या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया है तो ये अपनी प्लीडिंग में प्लेंटिफ स्टेट करेगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, दैट इज़ नोटिस। किसके बारे में बात करता है? नोटिस के बारे में। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, पर केस को इंस्टीट्यूट करने से पहले उस केस की रिक्वायरमेंट है कि उसे डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 80 ऑफ CPC कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस फाइल करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले डिफेंडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा। और इस जो ये फैक्ट है नोटिस का कि मैंने डिफेंडेंट को नोटिस भेज दिया है, ये प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग में स्टेट करेगा कि मैंने जो रिक्वायरमेंट थी प्रोविज़न की कि नोटिस भेजना है वो मैंने भेज दिया है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है उस प्रोविज़न की कि आपको पहले नोटिस भेजना है, तो प्लीडिंग में प्लेंटिफ को बताना पड़ेगा कि मैंने नोटिस भेज दिया है। तो ये नोटिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये एक फैक्ट है, तो इस फैक्ट को क्या कंसाइज फॉर्म में ही बताना है प्लेंटिफ को कि मैंने नोटिस भेज दिया है। रूल 11 ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ को कोई नोटिस भेजना है केस फाइल करने से पहले डिफेंडेंट को, तो इसके बारे में वो अपनी प्लीडिंग में कोर्ट में बताएगा, प्लस वो जो नोटिस भेजना है इसको एज ए फैक्ट यूज़ करेगा। ये एक फैक्ट है, प्लस इसको कंसाइज फॉर्म में अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर 6 का रूल नंबर 12 which talks about implied contract और relation। रूल 12 को समझने के लिए हम रूल 12 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A और B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर कोई रिलेशन क्रिएट हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन जो क्रिएट हुआ है या तो वो सीरीज ऑफ लेटर से हुआ है या फिर कोई कॉन्वर्जेशन से हुआ है या फिर किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से पता चल रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन इम्प्लाइड नेचर का है जो कि A और B के बीच में क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर रूल 12 इन दोनों को ही अपनी प्लीडिंग में ये पावर देता है कि ये दोनों ही अपनी प्लीडिंग में इस रिलेशन को या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को जो इम्प्लाइड नेचर का है उसको एज ए मटीरियल फैक्ट मेंशन कर सकें। साथ साथ जिस तरीके से इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन क्रिएट हुआ है, मान लीजिए या तो सीरीज ऑफ लेटर से हुआ है, कॉन्वर्जेशन से हुआ है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस से हुआ है, तो वो उसे भी A और B अपनी प्लीडिंग में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर A और B इस बात का ध्यान रखेंगे जब वो अपनी प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में अपने इस कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन के बारे में बताएंगे तो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बताएंगे। मतलब कि हमने हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस होता है या फिर इम्प्लाइड होता है। तो इम्प्लाइड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? या तो सर्कमस्टांशियल कॉन्ट्रैक्ट से, कंडक्ट से, जो पार्टी की कंडक्ट से प्रूव होता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जो कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, शब्दों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, बोला गया नहीं हो, लिखा गया नहीं हो, बस पार्टी के एक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और वो एक्ट उन दोनों के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हो, ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई हो जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो अपनी प्लीडिंग में लिखेंगे जिससे ये प्रूव हो सके कि इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और इसके रिगार्डिंग वो जितने भी सीरीज ऑफ लेटर या कॉन्वर्जेशन या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो वो अपनी प्लीडिंग में डिफेंडेंट या प्लेंटिफ बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
जब भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग तैयार करेंगे तो केवल मटेरियल फैक्ट्स को ही मेंशन करेंगे, ये तो जनरल रूल है, ठीक है। सेकंड, प्लेंटिफ डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में कोई भी ऐसा लॉ प्रेज्यूम नहीं करेंगे जो उनका फेवर कर रहा हो, या फिर कोई और ऐसा लॉ प्रेज्यूम नहीं करेंगे जो उनके ऊपर से बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर दे। तो इन शॉर्ट रूल नंबर 13 ऑर्डर 6 का ये कहता है कि पार्टीज प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग लिखते टाइम कोई भी लॉ का प्रेजम्पशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है ऑर्डर 6 का रूल नंबर 14 विच टॉक्स अबाउट प्लीडिंग टू बी साइंड। तो इसका जनरल रूल क्या है कि जो प्लीडिंग होगी प्लेंटिफ या प्लेंटिफ का प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट का, जो प्लीडिंग होगी वो कौन साइन करेगा? जो पार्टीज है केस की। प्लेंटिफ अपनी प्लेंट को साइन करेगा, डिफेंडेंट खुद अपने रिटर्न स्टेटमेंट को साइन करेगा, प्लस उनके अपने अपने वकील उसको साइन करेंगे। तो जनरल रूल क्या है? प्लीडिंग को कौन साइन करेगा? पार्टीज टू द केस प्लस उनके प्लीडर दोनों। पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि जहाँ पे पार्टी टू द केस, जो पार्टी है खुद, वो साइन नहीं कर पा रही है, तो ऐसा कोई पर्सन जिसको ऑथराइज्ड किया गया हो, जिसको पार्टीज के द्वारा ऑथराइज किया गया हो, वो पर्सन उस प्लीडिंग को साइन कर सकता है। तो ऑर्डर 6 का रूल 15 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग का वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? तो प्लीडिंग वेरीफाई की जाएगी एट द फुट ऑफ द दैट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। जो पूरा फैक्ट्स लिख दोगे, सब कुछ मटेरियल फैक्ट्स और सब कुछ लिखोगे, तो उसके एंड लास्ट में आप अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई करोगे। प्लेंटिफ डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई करेंगे। तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट ये दोनों ही अपनी प्लीडिंग कोर्ट में सबमिट करेंगे, तो उससे पहले ये दोनों अपनी प्लीडिंग्स को वेरीफाई करेंगे। और रूल 15 का सब क्लॉज 2 बोलता है कि अपनी प्लीडिंग को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में 10 पैरा लिख रहे हैं, साथ में तो वो लिख रहा है एलिगेशंस के बारे में, और लास्ट वाले 3 में वो कुछ चीज़ें क्लेम कर रहा है। तो अब टोटल कितने पैराग्राफ्स हो गए? 10 पैराग्राफ हो गए। तो जो ऊपर के साथ है उसमें लिख देगा दीज आर इन माई नॉलेज, ये मेरी नॉलेज में है, और उनको वेरीफाई कर रहा है कि दिस फैक्ट्स आर इन माई नॉलेज। और बाकी के 3 हैं तो उसके लिए ये लिख देगा कि बाकी के पैराग्राफ है आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेस्ट पैराग्राफ विच आई बिलीव्स टू बी ट्रू। तो ऐसे करके वो हर एक पैरा जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग में, जो हमने अब तक बात की है कि मटेरियल फैक्ट्स लिखेंगे कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे, उनको हर एक पैरा को वेरीफाई करेंगे कि ये हमारी नॉलेज के अनुसार ये सही है, और जो रीज़न टू बिलीव है कि सही हो सकता है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसके लिए लिखेंगे बिलीव्स टू बी ट्रू। ठीक है, तो क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्ट है हर एक प्लीडिंग को वेरीफाई करवाने का? ताकि फिर उस पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई किया जा सके। ट्रायल के वक्त प्लेंटिफ उस चीज़ को डिनाई ना कर सके कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। इसलिए हर एक प्लीडिंग के हर एक फैक्ट को वेरीफाई किया जाता है। साथ में रूल नंबर 15 का क्लॉज 3 ये बोलता है वेरिफिकेशन के बाद में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग को साइन करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट कौन सी लिखेंगे? जिस दिन वो अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई कर रहे हैं, प्लस नीचे प्लेस लिखेंगे कहाँ पे वो प्लीडिंग वेरीफाई की जा रही है। ऑर्डर 4 बोलते हैं कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग को सबमिट करते टाइम उसके साथ साथ एफिडेविट भी सपोर्ट में सबमिट करेंगे। अपनी प्लीडिंग के सपोर्ट में एफिडेविट भी सबमिट करेंगे। ये कौन सा रूल बोलता है? रूल 15 का क्लॉज 4। सो हमने प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 के रूल नंबर 1 से लेके 15 तक डिस्कस कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम ऑर्डर 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।